अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं उनकी हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देन फर्दर हम इनको डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव की वो है वेज़ोडाइलेटर्स। वेज़ोडाइलेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वेज़ोडाइलेटर्स में वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये आपके यूक्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में पूछा जाता है और आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायहाइड्रोपैराडीन्स और एक होते हैं नॉन डायहाइड्रोपैराडीन्स। सो हम इनको फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो डिपीन वाले होते हैं वो मेनली आ रहे होते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। सेकंड जो इसमें क्लासिफिकेशन में है वो है पैरेंटल वेज़ोडाइलेटर। पैरेंटल वेज़ोडाइलेटर जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ जाए तब हम इस ड्रग को यूज़ करते होते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कब होती है? जब बीपी जो है वो 200 प्लस सिस्टोलिक चला जाए और डायस्टोलिक जो है 110 100 से ऊपर चला जाए। सो इतनी ज़्यादा हाई बीपी के साथ जो है उनको लो करना मुश्किल होता है, सो हम नाइट्रोक्लोराइड को आईवी यूज़ कर सकते हैं। एक और ड्रग जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज़िन। हाइड्रोलाइज़िन जो है वो मेनली ओल्डर ड्रग है, पहले से यूज़ की जाने वाली ड्रग है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली जो हाइड्रोलाइज़िन है वो हमारे जो वीन्स हैं उनको डायलेट करती हैं। उनको डायलेट करने से क्या होता है कि प्री लोड कम होता है। अगर हार्ट में प्री लोड कम हो जाएगा तो प्री लोड कम होने से जो बीपी है वो भी डाउन हो जाएगा। ये हमारी हैं वेज़ोडाइलेटर्स। फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं कि इसमें एक होती हैं एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है ना, एंजियोटेंसिन के एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं। एंजियोटेंसिन के एंटागोनिस्ट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एस इनहिबिटर्स, एक होते हैं आर्ब्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। मेनली एंजियोटेंसिन क्या होता है? हमारी जो ब्लड के अंदर क्या होते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 होता है और वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है, अब जो 1 है 2 में कन्वर्ट होगा बाय एस। एस क्या है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। सो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो नहीं बनेगा। इसके बनने से वैसे क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो वैसो डायलेशन होगी। सो इसमें दो तरह के आते हैं, या तो हम इसको कन्वर्ट ना होने दें या हम जो एंजियोटेंसिन 2 है इसको हम रिसेप्टर पे एक्ट ना होने दें। सो रिसेप्टर पे एक्ट ना होने देना, इनको यहाँ पे इनहिबिट करना, उन्हें हम कहते हैं आर्ब्स। इससे पहले एंजियोटेंसिन 1 से पहले होता है एंजियोटेंसिनोजिन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो 1 में कन्वर्ट होता है बाय रेनिन से। सो रेनिन को अगर इनहिबिट करेंगे तो वो A1 भी नहीं बनेगा, सो ये भी नहीं बनेगा, तो इसके लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं एलिस्काइडिन। ठीक है, तो ये हमारे ड्रग्स यूज़ होते हैं। मेन जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं यूक्यूज़ के लिए वो हमारे एस इनहिबिटर्स हैं और आर्ब्स हैं। जितने भी प्रिल वाली हमारी ड्रग्स होंगी वो आएंगी एस इनहिबिटर्स में, और जितनी भी आर्ब्स जो एंजियो रिसेप्टर ब्लॉकर्स वाली होंगी वो कौन सी होंगी? लोसार्टन। ठीक है, मतलब इसमें सार्टन वाली जितनी भी ड्रग्स आएंगी वो हमारी आर्ब्स में होंगी। सार्टन में आर आ रहा है तो आर से याद करना है कि ये आर्ब्स में आती हैं। ठीक है, ये आपने इसमें याद रखना है, इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे और आपके ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या यूज़ होती हैं। हमें पता है कि एज अ एंटी हाइपरटेंसिव डायरेटिक्स यूज़ करते होती हैं। डायरेटिक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। डायरेटिक्स जो हैं वो यूक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं और कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी और भी ड्रग्स हैं जो कि हमने पढ़ी थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, कि कुछ होती हैं सिम्पैथोप्लेजिक ब्लॉकर्स होती हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमें पता है कि वो क्या करता है कि वो बीपी को इंक्रीज़ करता है, हाइपरटेंशन करवाता है। सो उनको अगर हम सिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर लें किसी भी तरह से तो उससे भी हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल हो सकता है। इसमें है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। हमें पता है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकर थे, अल्फा 1 रिसेप्टर मेनली क्या करता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो वैसो डायलेशन होगी। जो तो जितने भी सिन वाली ड्रग्स थी वो सारी अल्फा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकर्स थे, तो हम वो यूज़ करते थे। उसकी बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं प्रोप्रानोलोल, ये सारे जो हैं वो हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा हमारी जो हमारा हार्ट है उसके अंदर प्रीलोड को भी कम करती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करते हैं। सो हम बीटा ब्लॉकर्स इसके अंदर यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। इसके अलावा कुछ नर्व टर्मिनल्स में यूज़ होती हैं। नर्व टर्मिनल्स के ऊपर जैसे गानाथाइडीन होगी, ये ड्रग यूज़ होती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा गैंग्लिया पे एक्ट करती है ज़मिथोनिम, ये हमारी पहले यूज़ होती थी ड्रग, लेकिन अब हम इसको यूज़ नहीं करते। इसके अलावा सीनियर सिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो है उसको इनहिबिट करने वाली कौन सी ड्रग है? क्लोनिडीन जो है वो इसमें आती है, जो कि हमें पता है कि अल्फ़ा 2 को जो है वो इसको स्टिमुलेट करती है।
सो ये ड्रग, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है आपके अल्फ़ा 1 और मेनली बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, बेशक आप बाकी नाम भी लिखें तो इट्स ओके। ये हमारी क्लासिफिकेशन है और इस तरह से हमें नेक्स्ट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़नी है।